सभी दर्शकों को नमस्कार। किसान भाइयों, कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको दे सके खेती संबंधी नई जानकारी, जिससे कि हो सके आपकी समस्याओं का समाधान। और आज जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है पान की खेती। लेकिन खेती के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। सऊदी अरब ने भारत की हरी मिर्च के आयात पर लगी पाबंदी हटाई। IGFRI द्वारा उन्नत चारा बीज उत्पादन। गैर ऋतु पोषक पौधों पर सफेद मक्खी की रोकथाम। दालों के बढ़ते दामों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार सतर्क। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा गुप्ता। अब खबरें विस्तार से। सऊदी अरब ने भारत की हरी मिर्च के आयात पर लगी 7 महीने पुरानी पाबंदी हटा ली है। इससे मिर्च के निर्यात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वियतनाम में मूंगफली के आयात पर लगे प्रतिबंध के हटने के बाद अब सऊदी अरब ने भारत की हरी मिर्च के आयात पर लगी 7 महीने पुरानी पाबंदी हटा ली है। सऊदी अरब के पादप संबंधी प्राधिकरण के इस फैसले के बाद भारतीय मिर्च के निर्यात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के उप महाप्रबंधक हरी मिर्च के प्रभारी इस पर खुशी जताते हुए कहा है कि भारतीय हरी मिर्च निर्यातकों के लिए सऊदी अरब बाजार का खुलना काफी महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब भारतीय हरी मिर्च निर्यात का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है। वर्ष 2013-14 में भारतीय निर्यातकों ने सऊदी अरब को $23.3 लाख मूल्य का 3045.87 टन हरी मिर्च का निर्यात किया था। हरी मिर्च के आयात प्रतिबंध हटने के बाद एपीडा ने निर्यातकों को हरी मिर्च का निर्यात शुरू करने के लिए सऊदी अरब द्वारा निश्चित किए गए सख्त दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है, जिससे फिर प्रतिबंध जैसी दुखद स्थिति न आने पाए। पशुओं को सारे साल हरा चारा मिलता रहे, इसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक निरंतर प्रयास द्वारा चारा उत्पादन की नवीन तकनीकियों का विकास करने में लगे हुए हैं एवं इसका लाभ पशुपालकों तक भी पहुंच रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। झांसी स्थित भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान द्वारा उन्नत चारा उत्पादन तकनीकों का हस्तांतरण किसानों के बीच कर रहा है। वहीं दूसरी ओर उन्नत चारा बीज बनाकर किसानों के बारे में जानकारी देते हुए संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर डी विजय ने बताया, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान किसानों के लिए विभिन्न तरह की चारा फसलों का उन्नत बीज देने के लिए अत्यंत प्रयास कर रहा है। हम अपने मैंडेट जो ब्रीडर सीड के साथ साथ सिर्फ किसानों के लिए अलग सा हम ट्रूथफुली लेबल्ड सीड पैदा करते हैं। इसको भी हम ब्रीडर सीड की तरफ ही पूरी प्रमाणों के साथ में हम उत्पादन करते हैं और उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग करके किसानों तक पहुंचवा देते हैं। हम फील्ड में इन फसलों का प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करके उनका ऑफ टाइप्स रोग्स उनको टाइमली हम रोक करके उनका प्रोसेसिंग थ्रेशिंग प्रोसेसिंग करके किसानों तक पहुंचते हैं। हम प्रोसेसिंग में भी इनको डिफरेंट सीव्स को यूज़ करके, हर एक क्रॉप का अपने अपने तरफ से डिफरेंट सीव्स होगा, उन सीव्स को हम यूज़ करके क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करके किसानों तक पहुंचते हैं। क्योंकि जब किसानों क्वालिटी सीड उपयोग करेंगे तभी उनका उत्पादन बढ़ जाएगा। किसानों के लिए क्वालिटी सीड देने के लिए भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान अपने के पास जो मेगा सीड प्रोजेक्ट है, उस मेगा सीड प्रोजेक्ट के अंदर हम ये फसल उत्पादन करके किसानों को पहुंचवा देते हैं। कपास हमारे देश में एक नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। मौसम ठीक रहने पर एवं बीमारियों एवं कीड़ों से बचाव कर हम इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पिछले खरीफ में सफेद मच्छर, जिसको वैज्ञानिकों ने सफेद मक्खी बताया, के प्रकोप से कपास फसल को काफी नुकसान हुआ। इस सफेद मक्खी के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए हमारे कीट वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हुए हैं। कृषि में कपास ही एक ऐसी फसल है जिसमें सर्वाधिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। फसल की बढ़वार के साथ ही भिन्न भिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के कीड़े एवं बीमारियों का प्रकोप शुरू हो जाता है। मौसम की अनुकूलता भी इन कीड़ों को एवं बीमारियों को बढ़ावा देती है। सिरसा स्थित केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय स्टेशन के कीट वैज्ञानिक इस सफेद मच्छर से कपास फसल को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। सबसे पहले अपने खेत के आसपास खरपतवार जिन पे सफ़ेद मच्छर पनपता है या कुछ ऐसे पौधे जिन पे सफ़ेद मच्छर रहता है, उनकी निगरानी करते रहें और कोशिश करें कि उनको वहाँ से हटाएं और खेत को साफ रखें। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब कपास की बिजाई से पहले हाइब्रिड के चुनाव अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा अनुमोदित जो बीटी कपास के हाइब्रिड जिनमें
सफ़ेद मच्छर व पत्ता मोड़ बीमारी के प्रति सहनशीलता है, केवल उन्हीं का ही चुनाव करें और उन्हीं की ही बिजाई करने की कोशिश करें। तीसरी बात कि बिजाई समय पर करें, बिजाई लेट ना करें, समय पे बिजाई करके और खेत में पौधों की संख्या है वो सुनिश्चित करें और खेत का लगातार निरीक्षण करते रहें। और उसके बाद सीज़न में जब कभी भी सफ़ेद मच्छर का प्रकोप देखने को मिलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सफ़ेद मच्छर का अपना एक आर्थिक कगार है, जो कि जैसे कि 6 से लेके 8 जो आपको सफ़ेद मच्छर के वयस्क पत्तों के पीछे मिलते हैं प्रति पत्ता, तो आपको खेत में छिड़काव करने की ज़रूरत है। और छिड़काव में भी किसान भाई सबसे पहला छिड़काव, बल्कि पहले 2 छिड़काव नीम के करें, नीम आधारित जो दवाइयाँ हैं उनके करें, क्योंकि ये दवाइयाँ सफ़ेद मच्छर को अच्छी तरीके से नियंत्रण भी करती है और साथ में हमारे मित्र कीट जो कि फसल के शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं उनको बचाने का कार्य भी करती है। चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई के रकबे में आई कमी के चलते कम उत्पादन होने की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के दामों पर नियंत्रण के लिए प्रयास तेज कर दिया है। चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई कम होती दिख रही है, जिससे दालों की कीमतों के फिर से तेजी से बढ़ने की आशंकाएं बढ़ रही हैं। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने अभी से सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय उन लोगों पर कड़ी नजर रख रही है जो कृत्रिम तरीकों से दाल की कीमतों को बढ़ा सकते हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, परिवर्तन निर्देशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो की मदद ली जा रही है। दाल आयातकों और जमाखोरों पर भी नजर रखी जा रही है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार भारत में सालाना 2.2 से 2.3 करोड़ टन दालों की खपत होती है, जबकि उत्पादन 1.7 से 1.8 करोड़ टन ही हो पाता है। खपत और उत्पादन में कमी के अंतर को दलहन के आयात से पूरा किया जाता है। कुछ महीने पहले दालों के दाम बेतहाशा बढ़ने पर सरकार ने छापेमारी कर 1.3 लाख टन दालें जब्त की थी और उन्हें बाजार में उतार कर दामों पर नियंत्रण पाया था। वर्ष 2015-16 में दालों के दामों पर नियंत्रण के लिए सरकार निगरानी तंत्र को सक्रिय करने के अलावा दालों का बफर स्टॉक भी बना रही है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर के भाग जैसे सिक्किम, असम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है, जबकि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व ओडिशा के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। देश के निचले एवं तटवर्ती इलाके कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला के अधिकांश भागों में छुटपुट बादल छाए रहेंगे। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विज्ञान की तरक्की के साथ साथ खेती में काफ़ी परिवर्तन आए। अब वो समय नहीं रहा जब किसान वही गिनी चुनी खाद्य फसलें लगाते थे। आजकल किसान भाई अदल बदल कर नई नई फसलें लगा रहे हैं, चाहे बात बागवानी की हो, चाहे सब्जियों की हो या फिर औषधीय पौधों की। और ऐसी एक खेती है पान की खेती। पान की खेती कर किस प्रकार अच्छी आमदनी ली जा सकती है, आइए इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं हमारे कार्यक्रम में। पान बेल वाली नकदी फसल है। देश के 9 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ भाग, राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा में बहुतायत में इसकी खेती की जाती है। पूरे देश में 40,000 हेक्टेयर में पान की खेती हो रही है और करीब 25 लाख किसान इसकी खेती में जुड़े हुए हैं। पान निर्यात से 6,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हर साल देश में आती है। उत्तर प्रदेश में पैदावार की टोटल खपत का 20 से 25% पान ही उत्पादित होता है, बाकी अन्य राज्यों से आता है। बुंदेलखंड में महोबा में पान की खेती का प्रारंभ 9वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं के शासन काल से शुरू हुआ, जो लगातार हो रहा है। और वर्तमान में पान की वैज्ञानिक ढंग से खेती के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर राम सेवक चौरसिया। पान जिसे संस्कृत भाषा में तांबूल कहा गया है, इसका संबंध हमारे दैनिक जीवन में सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान एवं अन्य प्रकार के कार्यक्रमों में जो है इसका बहुत ही गहरा संबंध है। और इसकी खेती हमारे देश में एक प्रमुख कृषि के रूप में जो है इसकी मान्यता है। और पान का पत्ता जिसे तांबूल कहा गया है, इसको जो है देवी देवताओं ने भी बहुत ही जो है आदिकाल से नहीं पसंद किया है। इसीलिए हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में पान के पत्ते को तांबूल और सुपारी को तांबूलम पुंगी फलम के नाम से जो है इसकी पूजा अर्चना में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका जो इसकी उत्पत्ति मानी गई है वो किंवदंतियों के अनुसार इंडोनेशिया, मलेशिया और पूर्वी द्वीप समूह के देश सुमात्रा, जावा, बोर्नियो वगैरह वहाँ से जो है इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और वहाँ से जो है ये धीरे धीरे फिर हमारे देश के प्रायद्वीपीय तटीय क्षेत्रों में जो है इसकी खेती की जाने लगी। इसके उपरांत फिर मध्य भारत में नागपुर क्षेत्र में, उदयपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, इसके बाद जो है कालांतर में ये धीरे धीरे हमारे बुंदेलखंड में महोबा, जो कि तत्कालीन चंदेलकालीन राज्य में महोत्सव नगर के नाम से भी जाना जाता था, उस समय फिर यहाँ पर पान की खेती शुरू हुई। हमारे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की ओर से यहाँ पर कुछ 1-2 मॉडल वरेजा के रूप में विकसित किए गए, जिसमें जो है यहाँ पर किसानों के बरेजों में हमने जो है काफ़ी कुछ कार्य किया। और वहाँ पर पान को शुरू से लेकर, पान को लगाने से लेकर, भूमि की तैयारी से लेकर और अभी तक जो पान की पूरी फसल करने तक हमने उनको तकनीकी सहायता और सुविधा प्रदान की है, जिसका परिणाम काफ़ी अच्छा मिला। और पान के जो बेल है, पान के पत्ते को, पान की बेल को पाइपर बिटिल कहते हैं। और ये फैमिली पाइपरेसी का एक जो है इसी कुल का पौधा है। और ये द्विबीज पत्री पौधा होता है, जो कि इसमें नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। ख़ास तौर से अपने देश में चूँकि कमर्शियल व्यापारिक खेती के रूप में इसके नर पौधों का ही जो है प्रचलन है। इसमें पान के पत्ते बड़े होते हैं, इसीलिए यहाँ के काश्तकार जो है अपने देश के, वो सब जो है नर पौधों की ही जो है खेती करते हैं। और इसमें मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है तथा खेत का ढाल काफ़ी हो, जिससे वर्षा का पानी जो है न रुके। इसके अतिरिक्त हम जब बरेजा बनाते हैं, इसमें बांस और वल्लियों का जो है, तारों का जो है, जीआई तारों का जो है बरेजा बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। गर्मी में 48-49 डिग्री और जाड़े में 2-3 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। पान की फसल अमूमन 25 से 35 डिग्री तापमान के लिए उपयुक्त होती है, जो यहाँ की विषम परिस्थितियों में हम बरेजा के अंदर करते हैं। ख़ास तौर से जो तटीय क्षेत्र के प्रदेश हैं,
उनमें जो है खुले बागानों में पान की खेती होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ भाग में पान बरेजा के रूप में बनाकर इसके अंदर पान की खेती की जाती है। तो इस तरह से ये जो है पान की खेती के लिए बरेजा बनता है और 1 एकड़ में करीब 80 पारी जो है पान की पारियाँ बनाई जाती हैं, जिनमें पान लाइनों में रोपा जाता है। भूमि की तैयारी करने के लिए हम इसमें बोर्डो मिक्सचर 1% इसको डालते हैं और बोर्डो मिक्सचर से भूमि शोधन करते हैं, जिससे मिट्टी से होने वाले रोगों की रोकथाम हो जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें जब हम पान की बेल लगाते हैं तो 1 गांठ की बेल जो है वो यहाँ पर लगाई जाती है और उसको जोड़े से लगाते हैं। तो जोड़े से लगाते हुए इसको जो है हम लगाने के पहले हम इसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एक एंटीबायोटिक होता है, और ब्लाइटॉक्स या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसके घोल में जो है हम, या बोर्डो मिक्सचर 0.25% इसके घोल में हम इसको जो है 15 मिनट तक इसकी कटिंग को हम डुबोते हैं, जिससे इसके अंदर अगर कोई फफूंद या कोई जीवाणु वगैरह होता है तो वो भी जो है शुद्ध हो जाता है। इस तरह से शुद्ध की हुई बेल को हम पान के बरेजा में रोपित करते हैं और सिंचाई के रूप में फिर तुरंत उनको जो है हम दिन में 4 बार करीब पानी का फुहारा देते हैं। इनकी कटिंग्स को जो है हम बेलों को जो है वो हरे कुछ नम घास से जो है ढक देते हैं, जिसे ओहार कहते हैं। और करीब 3-4 महीने तक गर्मी के टाइम पर जो है इसकी बेलें अंकुरित होकर निकलने लगती हैं और उनमें भी हम देखते हैं बराबर निगरानी रखनी पड़ती है कि कहीं कोई रोग इसमें ना दिखाई दे। और ख़ास तौर से इसमें जो है हम खलियों के का हल्का पतला घोल जो है खाद के रूप में देते हैं। इसमें कोई भी हम रासायनिक दवाएं, रासायनिक फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया या DAP देना इसमें वर्जित है। और ये एक तरह से जो है शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक खेती का एक अद्भुत नमूना है पान की फसल, और इससे जो है इसमें पान की बेलें और पत्तों में अच्छी बढ़वार पाई गई है। पान की फसल में कई प्रकार की बीमारियां एवं रोग लगते हैं, जिस कारण इसके पैदावार में कमी आ जाती है। समय पर उपचार करने से निजात पाई जा सकती है। फफूंद जनित रोगों में से 3 ऐसे प्रमुख रोग हैं जो कि फाइटोप्थोरा पैरासिटिका पान की बेल में ये नीचे से जड़ सड़ा पैदा करता है, और अगर बरेजा में अगर पानी बारिश ज़्यादा हो गई या पानी कहीं रुका तो उसमें ख़ास तौर से इसके आने की संभावना रहती है। इसके लिए हम 1% बोर्डो मिक्सचर मिट्टी में इसके जड़ों में डालते हैं ताकि इसके रोग का निदान होता है। दूसरी बात जो है दूसरी बीमारी है स्क्लेरोसियम रोल्फसाई, जिसे पान का गंदली रोग कहते हैं। ये भी जो है बारिश में जो है ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, और इसमें जो है पान की आधार भाग को जो है इसमें सफ़ेद रुई के धागों की तरह एक कवक जाल बन जाता है। उसके ऊपर पीले रंग के जो है सरसों के ऐसे दाने जो है दिखाई देते हैं, जो बीजाणु होते हैं, और उन्हीं से जो है ये बीमारी जो है तेज़ी से फैलती है। उसके लिए हम डायथेन M45 का नामक दवा का जो है, या इंडोफिल M45 या मैनकोजेब, मेनजेब, जो भी मैग्नीज ग्रुप की दवाइयाँ हैं, इनके हम आधे 0.5% जो है इसका घोल बनाकर हम ज़मीन में डालते हैं और रोगी पौधों को बिल्कुल निकाल कर कहीं दूर मिट्टी में गड्ढे में दबा देते हैं, जिससे ये इसका फैलाव ना हो। इसमें एक कुछ वो स्पाइडर माइट भी लगते हैं पत्तों में, ख़ास तौर से ये दिसंबर और जनवरी के महीनों में जाड़ों के टाइम पर, जिससे पान के पत्ते लाल होने लगते हैं। इसके लिए सल्फ़र, वेटेबल सल्फ़र नाम की दवा हम इसका स्प्रे कराते हैं पत्तों के नीचे साइड से, जिससे ये माइट भी जो है इसकी रोकथाम हो जाती है और जो है ये कंट्रोल हो जाता है। हमने कई पान उत्पादक किसानों से भी बात की। उन्होंने इसकी खेती की मुश्किलों के बारे में अपने अपने विचार से हमको अवगत कराया। तो सर, यहाँ पान की खेती जो है हम स्वयं करते हैं, हम पान किसान हैं। लेकिन सन 80 से यहाँ पान की खेती बढ़ी थी, जो सन 2002 तक बढ़ी, और 2002 के बाद जो है कुछ प्रगति ने साथ नहीं दिया और कुछ जो है हमारी गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया। जो हमारा पान अनुसंधान केंद्र था वो सन 2002 में बंद कर दिया गया था। तब से काफ़ी प्रभावित हुए हम लोग। उस समय पान की खेती, जिस समय अनुसंधान था, उस समय 400-500 एकड़ में खेती होती थी। आज कुल जो है 40 या 50 एकड़ में रह गई, क्योंकि प्रगति ने साथ नहीं दिया। कहीं पाला पड़ता रहा और कहीं सूखा पड़ता रहा। इस समय सूखा है, सूखा में तबाही है पानी की। हम लोग सोच रहे हैं कि आगे अगला जो बरेजा करें किस जगह पे करें जहाँ पानी की हम लोगों को पूर्ति हो सके। और जब पानी नहीं है तो अभी हम लोगों का विचार ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पर पानी है, कहाँ पर हम बरेजा करें
कहाँ पर बरेजन ना करें। हम पान की खेती करते हैं, इसमें लाभ और अपना लालन पालन होता रहता है सर आगे। और दूसरी जगह हम पान की खेती बनाना चाहते हैं, लेकिन पानी के कारण थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं सर। फ़िलहाल अभी एक कच्चा कुआं खुदवाया है हमने, वहाँ कुछ पानी है तो वहाँ पर हम जो है नया बरेजा बनाने जा रहे हैं। सन 78-80 में लगभग यहाँ पे पान अनुसंधान की एक प्रयोगशाला खोली गई राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा, और हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के साथ हम लोगों का कार्य ये रहा कि उचित मूल्य पर हमें बीज भी मिला और खेती बढ़ती चली गई। उस समय उसका एरिया बहुत बढ़ गया और उसके 2002 में वो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने बंद कर दिया प्रयोगशाला, तो खेती घटकर बहुत कम रह गई। और आज की स्थिति तो ये है कि जो किसान करना भी चाहे तो दैवीय आपदा से बहुत परेशान है, शासन से कोई मदद नहीं मिल पाती, पान किसान को किसान नहीं माना जाता। और हम चाहते हैं कि पान किसान के जीवित रखने के लिए और महोबा के दिसावरी प्रजाति के जीवित रखने के लिए, जिसके नाम से महोबा जाना जाता है, शासन कुछ मदद करे। और उसके साथ ही महोबा में पान के लिए प्रयोगशाला भी खोली जाए और पान किसानों को पलायन से रोका जाए और कुछ आर्थिक मदद भी की जाए। हम लोग बरेजे का काम करते हैं, बेलें बांधते हैं, माटी चढ़ाते हैं और निराई करते हैं, पान तोड़ते हैं, सभी काम करते हैं और साथ में पानी भी लगाते हैं। महोबा से पान नहीं मिलता है तो गली में लहरा से पूर्ति की जाती है। पान लखनऊ भेजते हैं हम लोग और सागर भी भेजते हैं, और दिसौरी पान ज़्यादातर सहारनपुर जाता है। कृषि तकनीकों के कारण हम किसानों को जो परामर्श देते हैं उससे किसानों के जो है फसल को, उनकी खेती को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है और उनको जो है इसकी लागत, मूल्य तथा उनको जो है लाभ भी मिल जाता है। इस तरह से जो है ये पान की कृषि जो है हमारी बहुत ही एक तरह से नकदी फसल है और इसके पत्ते तोड़ने पर जो है पान किसान को तुरंत नगद यानी धनराशि मिलती है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होता है। पान एक नाजुक खेती है जिसकी रखरखाव, सिंचाई आदि का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाकर हमारे किसान इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाइयों, ये तो थी हमारी तरफ से जानकारी और अब खत लिखने की आपकी है बारी। तो उठाएं कागज़ और कलम और लिख डालें जो भी आपकी समस्या या सुझाव हो। और अब चलते चलते आपको कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें। कल खबरें खेती की तो रहेंगी ही,
साथ ही आपकी चिट्ठियों के जवाब दिए जाएंगे कार्यक्रम आपकी चिट्ठी आपके ईमेल में। और अब आपसे लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में ढेरों जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वीकार कीजिए पूरी कृषि दर्शन टीम की तरफ से नमस्कार।